नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसीलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि इस वक्त कोरोना से लड़ाई में यह मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है और इसीलिए नेताओं से भी अपील की है कि अपनी सभाओं में, रैलियों में मास्क जरूर पहनें और लोगों से भी मास्क पहनने के लिए जरूर कहें। एक बड़ी खबर इस वक्त की। नंदीग्राम में एक पोलिंग बूथ पर हुए हंगामे के बाद ममता बनर्जी ने सीआरपीएफ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। साथ ही साथ राज्यपाल से भी इस मामले में शिकायत की है और लोगों को वोट देने से रोकने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर भी कई आरोप लगाए हैं। इससे पहले बयाल गांव के बूथ पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने वोट न देने का आरोप लगाया, हंगामा किया और शिकायत मिलने पर खुद ममता बनर्जी वहां पहुंच गई, जो नंदीग्राम में लगातार डेरा डाले हुए हैं। वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत भी की और इस दौरान काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। आशिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त यहीं मौजूद है, हमसे सीधे जुड़ रही हैं। आशिका, पूरी बात जो ममता बनर्जी ने रखी, क्या उसका सार था? किस बात की उन्होंने शिकायत जाहिर की है? देखिए, जो इलाका था बोयाल का 7 नंबर बूथ, वहाँ पर ये आरोप लग रहा था। स्थानीय लोग जो थे वो लगातार कह रहे थे कि उनको वोट देने नहीं दिया जा रहा है। जब ममता बनर्जी वहाँ पर पहुंची तो सकरा रास्ता था, व्हील चेयर के रास्ते करीब 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता तय करके बूथ तक पहुंची। बूथ के बाहर ही बैठी रही, करीब 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त वहाँ पर बिताया, वोटिंग शुरू करवाई। आरोप ये लगाया कि 80% वोट फेक वोट हो चुके हैं और आरोप बीजेपी पर लगाया, सेंट्रल फोर्सेस पर आरोप लगाया कि गृह मंत्रालय के कहने पर वो बीजेपी का सहयोग कर रहे हैं। और इसी क्रम में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को शिकायत की, पुलिस को वही चिट्ठी देकर कहा इसे एफआईआर के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही वहां पर पुलिस ऑब्जर्वर, स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर पहुंचे, जनरल ऑब्जर्वर पहुंचे, उनसे भी अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत तो उन्होंने आशिका दर्ज करवाई है राज्यपाल से भी, लेकिन जो सबसे अहम बात है कि क्या ये एक विरोधाभासी बयान नजर नहीं आया ममता बनर्जी का कि वो कहती हैं कि 80% फर्जी मतदान हुआ है, इसके बावजूद ये कह रही हैं कि टीएमसी बड़ी तादाद में यहां पर जीत दर्ज कर रही है और 90% मतदान टीएमसी के लिए हुआ है। प्रशांत, ये सिर्फ एक बूथ की बात जहां पर आरोप ममता बनर्जी ने लगाया बोयाल के 7 नंबर बूथ पर कि 80% वोट जो है वो फेक हो चुके हैं। इसके अलावा पूरे नंदीग्राम की बात करें तो सुबह से लगातार ममता कह रही हैं कि उनकी ही जीत होगी और रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगी। नंदीग्राम को लेकर के चिंता नहीं है। और वहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां पर ममता बनर्जी बूथ के अंदर बैठी थी, बूथ के बाहर दोनों ही दल के समर्थक वहां मौजूद थे। जय श्री राम के नारे कहीं लग रहे थे तो कहीं लोगों का गुस्सा फूट रहा था प्रशांत, जिसके बाद लोगों को वहां से पुलिस ने हटाया और पुलिस ने अपने सुरक्षा के घेरे में ममता बनर्जी को वहां से निकालकर गाड़ी तक पहुंचाया। और ये एक बड़ी शिकायत ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी फोन पर बातचीत की है और फर्जी वोटिंग की शिकायत दर्ज करवाई है। बयाल गांव के बूथ से ही ममता बनर्जी ने राज्यपाल को फोन किया और ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 80% वोटिंग फर्जी हुई है। ममता के मुताबिक सेंट्रल फोर्स बाहर से आए लोगों का समर्थन कर रही है। ममता ने दावा किया कि उनकी पार्टी की तरफ से 63 शिकायतें अब तक की गई है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। ममता बनर्जी ने शिकायत की। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी कानून के मुताबिक कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं सीआरपीएफ ने ममता बनर्जी के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया। निष्पक्ष चुनाव का भरोसा भी दिया गया केंद्रीय सुरक्षा बल की ओर से। And they didn't allow the people, local people to cast their vote. From morning I am complaining, but I am not getting any help. Even now I am complaining to you as a governor also. Please see that local people, they are not allowed to vote over. कुछ देर पहले ही ममता बनर्जी बयाल गांव के उस बूथ पर पहुंची थी और टीएमसी कार्यकर्ताओं का आरोप यह था कि उन्होंने मतदान नहीं करने दिया गया है और इसके बाद व्हीलचेयर पर खुद ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। ममता बनर्जी के पहुंचते ही बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ते नजर आए। ममता बनर्जी भी वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को डांटती हुई दिखाई दी। ममता बनर्जी का आरोप है कि वहां मौजूद केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान
टीएमसी कार्यकर्ताओं को वोट नहीं देने दे रहे थे। चुनाव आयोग ने नंदीग्राम की घटना पर रिपोर्ट भी मांगी है। आशिका सिंह हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, नंदीग्राम में मौजूद हैं। आशिका, ये तमाम शिकायतें की गई है, अब तक जो जवाब इसके आए हैं वो क्या? देखिए, आरोप जैसा कि ममता बनर्जी ने लगाया, पहले ही कह दिया है कि ईसी जो है वो निष्पक्ष नहीं है। उन्हें दुख है इस बात का कि बीजेपी के कहने में चलता है चुनाव आयोग। गृह मंत्रालय पर आरोप लगा दिया। तो अब कार्रवाई की जो बात करें, फिलहाल तो इसमें कुछ भी नहीं है। शिकायत हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से की गई है, देखना यह है कि आगे क्या कदम उठाया जाता है। हालांकि ममता बनर्जी के कहने पर वहाँ पर जो पुलिस ऑब्जर्वर मौजूद थे, उन्होंने जो स्थानीय लोग या बीजेपी के समर्थक कह सकते हैं जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, उनको वहां से दूर हटाया और सुरक्षा के घेरे में ममता बनर्जी को बाहर लेकर आए। हालांकि शिकायत की बात करें तो न सिर्फ लिखित में शिकायत दी है, राज्यपाल जगदीप धनखड़ को सबसे पहले फोन करके अपनी नाराजगी जताई है, उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को शिकायत करके समय नोट करवा के और अपनी शिकायत ऑफिशियली रजिस्टर की है ममता बनर्जी। लेकिन ये बेहद आश्चर्यजनक भी है, क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी इस तरह के आरोप टीएमसी पर लगाती रही कि हिंसा हो रही है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन मतदान के दिन ममता बनर्जी ये आरोप केंद्रीय सुरक्षा बल पर लगा रही है, बीजेपी नेताओं पर लगा रही है। और हिंसा की कुछ घटनाएं भी आज हुई। नंदीग्राम में बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया। शुवेंदु का आरोप है कि कुछ लोगों ने उनके काफिले पर हमला किया है, साथ ही साथ उनके काफिले के साथ चल रही मीडिया की गाड़ियों पर हमला करने का आरोप शुवेंदु अधिकारी ने लगाया। हालांकि इस हमले में शुवेंदु अधिकारी को कोई चोट नहीं आई है और ना ही उनकी कोई गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। ये वो तस्वीरें जब लगातार नंदीग्राम में कुछ जगहों पर हिंसक वारदातों की खबरें आई, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने बताया कि उनके काफिले के साथ ही चल रहे थे मीडिया कर्मी भी, लेकिन उनको गाड़ियों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि शुवेंदु अधिकारी को कोई चोट नहीं और ना ही उनकी कोई गाड़ी पर, लेकिन मीडिया कर्मियों की गाड़ी पर हमला हुआ। किस तरह के हालात थे हमारे सहयोगी अमित बता रहे हैं। दरअसल जैसे शुवेंदु अधिकारी की गाड़ी निकली वहां से और निकलने के बाद वो आगे बढ़ी, जो गाड़ियों का काफिला था, वो जो पीछे की तरफ जो गाड़ियां थी, उन गाड़ियों पर हमला हुआ है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा किस तरीके से पत्थरबाजी हुई है। और पत्थरबाजी के दौरान यहाँ पर बुरी तरीके से ये जो सामने का जो ग्लास है, ये ग्लास पूरा टूट गया है। सामने यहाँ पर गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। बगल में आपको दिखाना चाहूंगा कि बगल में यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर नुकसान पहुंचा। जिस वक्त है आप उसी सड़क पर वहाँ पर मौजूद थे, ये बताइए कितने लोग थे? वो लोग 15 से 30 जन आदमी थे। वो लोग 15 से 30 आकर अचानक हमला करना शुरू कर दिया। हाँ, आके अचानक दूर से हमला किया लोग। हम तो सोचे हम लोग बचेंगे नहीं, शायद कि भगवान की कृपा से बच गई है। तो आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से हमला हुआ। शुवेंदु अधिकारी का काफिला जैसे ही निकला यहाँ से, और शुवेंदु अधिकारी का काफिले के साथ काफी ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद थे और काफी ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे। तो उस वक्त नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही शुवेंदु अधिकारी का गाड़ी आधे किलोमीटर आगे निकला, काफिला काफी बड़ा था, जो पीछे जो गाड़ियां थी उन गाड़ियों पर हमला किया गया। 2 बूथ, एक रानीचक बोर्ड, एक सातंगाबाड़ी। ये बूथ में दिल्ली में उस दिन बोल रहा था ना, उस दौरान ये मोटरसाइकिल रैली करके डरा रहा है हर दिन। सीएपीएफ है, इसलिए बूथ के अंदर कुछ नहीं कर सकता। मेरा गाड़ी जाने का बाद रिपोर्टर का जो गाड़ी था उसमें पथराबाजी किया। ये आपको पूरा देश को जानना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पिलर है ये मीडिया। मेरा गाड़ी को कुछ नहीं किया, आपका गाड़ी के ऊपर ये सब काम कर रहा है। जंगल राज, ममता बेगम की राज में जंगल राज है। जॉय बंगला की नारेबाजी भी कर रहे थे वो। हाँ, 4 आदमी। ये सब पाकिस्तान क्रिकेट में जीतने के बाद जो पटाखा फटाता है ना, वो लोग। एक रोशन है, काजियार है, ये सब का खिलाफ MBW है। स्टेट पुलिस ने उसको छोड़ा हुआ है, इसको अंदर करना चाहिए था। आप पूरा देश को दिखाइए कैसे जंगल राज ममता बेगम ने चला रहा है, दिखाइए। शुवेंदु अधिकारी ने लगाया है हिंसा का आरोप, टीएमसी नेताओं पर यह आरोप लगाया। लेकिन बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के बीच लगातार इस तरह की शिकायतें होती रही। आशिका हमारी सहयोगी जो नंदीग्राम में मौजूद हैं। आशिका, पहले तो शुवेंदु अधिकारी इस तरह के आरोप लगाते रहे, लेकिन आज जब नंदीग्राम ममता बनर्जी वहां खुद मौजूद थी, जो शिकायत उन्होंने दर्ज करवाई है उसमें सीधे और बड़ा आरोप किन पर और किस तरह से लगाती नजर आई?
देखिए, ममता बनर्जी का जो आरोप है, सीआरपीएफ या जो सेंट्रल फोर्सेस की बात करें उनके ऊपर आरोप है। गृह मंत्री के का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि उनके कहने पर चल रही है सेंट्रल फोर्सेस। इसके अलावा बीजेपी पर आरोप है कि जो फेक वोटिंग है वो की गई है। तो इसके अलावा साथ ही कई जो पुलिस अधिकारी, जैसा कि पुलिस जो स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर हैं वहाँ पर पहुँचे तो उनके साथ भी बहस हुई। ममता बनर्जी ने ये उनको डांट लगाई, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर बीजेपी करना बंद कीजिए और साधारण लोगों को वोट करने दीजिए। करीब 1 घंटे से ज़्यादा, करीब 1.5 घंटे का समय था जब ममता बनर्जी वहीं अंदर बैठी रहीं बूथ के सामने और वोटिंग को होते हुए जो है शुरू करवाया। उसके बाद जो बाहर लोग थे उनको हटाया गया और ये समझाती भी रही, शिकायत भी करती रही। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि चप्पे चप्पे पर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, सीसीटीवी लगाए गए हैं, धारा 144 लगा दी गई है। क्या आखिर तथ्य सामने आते हैं ये अब जांच पड़ताल में पता चलेगा। लेकिन बंगाल के दूसरे चरण के मतदान के बीच सुबह से ही छिटपुट हिंसा के दौर जारी रहे। पश्चिम बंगाल में पश्चिमी मेदिनीपुर के केशपुर इलाके में भी लगातार हिंसा की खबरें आती रही। पश्चिमी मेदिनीपुर की केशपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रतीश रंजन पर हमला किया गया। असामाजिक तत्वों ने सड़क से गुजर रहे बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी को टारगेट किया और पत्थर से हमला कर दिया। इसमें बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी का शीशा टूट गया और भारी नुकसान उनकी गाड़ी को हुआ। घायल बीजेपी उम्मीदवार इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया उन्हें, और बीजेपी ने इस हमले के पीछे टीएमसी का हाथ बताया है। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें कि बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी पूरी तरह से तोड़फोड़ दी गई और बीजेपी उम्मीदवार जो अब अस्पताल पहुंचे थे अपना इलाज करवाने के लिए, उन्होंने बताया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कैसे उन्हें निशाना बनाया है और इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। दूसरे चरण का मतदान इसलिए भी अहम क्योंकि पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट सियासत की नंदीग्राम का चुनाव भी आज ही के दिन हो रहा है और कुछ और सीटों पर भी इसी तरह की गहमागहमी और हिंसक खबरें आती रही है। उसी में से एक सीट यह भी जहां बीजेपी उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि उन पर हमला किया गया है केशपुर में, और कई और ऐसी घटनाएं जो लगातार शिकायत के सिलसिले में आगे बढ़ती रही। लेकिन सबसे खास बात यह कि पूरे देश और दुनिया की निगाह आज नंदीग्राम विधानसभा सीट पर है। ममता बनर्जी यहां डटी हुई है पिछले 4 दिनों से। अपने दूसरे और शेड्यूल को उन्होंने रद्द करते हुए नंदीग्राम में ही रहना मुनासिब समझा और नंदीग्राम में उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवाई कि 80% फर्जी मतदान हुआ है। तो शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ता हिंसा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। कुछ के उन्होंने नाम भी लिए और उन्होंने बताया कि शुवेंदु अधिकारी को फॉलो कर रहे मीडिया कर्मियों की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है और एक गाड़ी पूरी तरह से तोड़फोड़ दी गई। आशिका सिंह हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, नंदीग्राम में इस वक्त मौजूद है। आशिका, अब से कुछ देर पहले ही एक बड़े गंभीर आरोप ममता बनर्जी ने लगाई, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन यह कहता है कि चप्पे चप्पे पर निगरानी है, सीसीटीवी लगाई गई है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या तथ्य ऐसे अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं जिसकी बिना पर ये इस तरह के आरोप भी लगे हैं? देखिए, ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि 63 शिकायतें जो है उनकी तरफ से की जा चुकी हैं और चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है अभी तक। तो ये जो आंकड़ा ममता बनर्जी ने बताया है कि 63 शिकायतें की गई हैं, ये अपने आप में बड़ा है और आरोप ये लगाया है कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी की मदद कर रहा है। गंभीर आरोप है प्रशांत। और इसके अलावा जहाँ पर वो गई थी बोयाल, 1 से 1.5 घंटे का समय वहाँ पर थी और जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो लोग वहाँ पर बूथ के बाहर ही नारेबाजी कर रहे थे, उसको लेकर भी शिकायत की है और शिकायतों का दौर दिन भर चलता रहा। इससे पहले पश्चिम मेदिनीपुर के केशपुर इलाके में बीजेपी के एक पोलिंग एजेंट की गाड़ी को तोड़ दिया गया है। तोड़फोड़ करने का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा। बीजेपी ने टीएमसी पर पोलिंग एजेंट की गाड़ी तोड़ने का आरोप लगाया। इसके अलावा बीजेपी ने टीएमसी पर महिला पोलिंग एजेंट की पिटाई का भी आरोप लगाया है। पोलिंग एजेंट को अस्पताल ले जाया गया जहां उनका उपचार चल रहा है, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप दिन भर होता रहा। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार पर हमला हुआ जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तो वहीं बीजेपी नेता की कार को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया। वहां का तृणमूली गुंडा लोग उन जो तन्मय घोष का गाड़ी के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से हमला किया है और पिस्तौल लेके, ओपनली पिस्तौल लेके ड्राइवर का कंधे पे आघात किया है और थोड़ा
और थोड़ा ज्यादा होता तो जान से ये लोग जो 3 लोग छोड़ने के लिए गया था वो 3 लोग जान से मर जाता। पश्चिमी मेदिनीपुर में भी ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हमारी सहयोगी नंदीग्राम में मौजूद हैं आशिका सिंह। आशिका, जहां खुद ममता बनर्जी मौजूद थी, क्या उसके बाद दिखाई दे रहा है जो जिम्मेदार लोग होते हैं, जिन पर जिम्मेदारी होती है शांतिपूर्ण चुनाव की, उनकी ओर से क्या जवाब आया है? देखिए, फिलहाल तो ममता बनर्जी यहाँ पर नंदीग्राम में पार्टी ऑफिस के भीतर हैं और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, बोयाल वो इलाका था जहाँ पर पूरा बवाल हुआ। दूसरे इलाकों की बात करें तो केशपुर से भी कई शिकायतें सामने आई है, जहाँ पर बीजेपी के एजेंट ने ये आरोप लगाया कि उनके ऊपर हमला किया गया है। और इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी यही आरोप लगाया कि उनके काफिले पर हमला किया गया है। तो हालांकि कोई बड़ी घटना तो नहीं हुई है प्रशांत, लेकिन ये छिटपुट हिंसा की घटना के बीच चुनाव जो है अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ये एक बड़े और गंभीर आरोप जो ममता बनर्जी की ओर से लगाए गए कि नंदीग्राम में ही इस पोलिंग बूथ पर बयाल गांव में 80% फर्जी मतदान करवाया गया है। शिकायत इसकी उन्होंने की है, राज्यपाल से भी शिकायत की है, उचित कार्रवाई की मांग की है। लेकिन गंभीर आरोप बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर भी लगाए गए हैं और सीधे तौर पर कहा गया कि ये चुनाव आचार संहिता का क्या उल्लंघन नहीं है, इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आशिका सिंह जो लगातार हमारी सहयोगी नंदीग्राम में बनी हुई है, आशिका, लगातार चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात रहने की बात की जा रही थी, वीडियो रिकॉर्डिंग करने की बात कही जा रही थी। क्या ऐसी कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें इस तरह की आपत्तिजनक हरकत हुई हो? देखिए, फिलहाल तो ये जांच का मुद्दा है, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि कोई वीडियो ऐसा है जिसमें कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आरोप जो है वो खुद जो रखवाले हैं, जो प्रहरी हैं, उनके ऊपर लगा रही हैं ममता बनर्जी। जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनके ऊपर आरोप लग रहा है। तो इस ऐसे में ये जांच का विषय है कि क्या कोई भूमिका उनकी तरफ से रही है, नहीं रही है। और इसके अलावा जो बीजेपी पर आरोप लगा रही थी कि दोपहर तक उन्हें खबर मिली कि बोयाल में जो फेक वोटिंग है 80% कर ली गई है। तो कुल मिलाकर के आगे क्या होगा, ये जो है क्या कदम इसी की तरफ से उठाया जाएगा, ये देखने की बात है। लेकिन नंदीग्राम में ही ममता बनर्जी मौजूद भी हैं और शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम में मौजूद थे अपने समर्थकों का हाथ थामे आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। आज सुबह भी तस्वीरें आई थी, एक वृद्ध महिला को प्रणाम करते हुए दिखाई दिए थे। सबसे पहले सुबह सुबह मतदान करने पहुंचे थे। हमारे सहयोगी उनसे बात कर रहे हैं। कई अहम सवाल भी हैं जो शुभेंदु अधिकारी से किए गए, क्योंकि ममता बनर्जी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि नंदीग्राम में बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया गया है। इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत की है, राज्यपाल से इसकी शिकायत की गई है और केंद्रीय सुरक्षा बल पर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जो कभी ममता बनर्जी के ही करीबी हुआ करते थे, नंदीग्राम ही वो जगह भी थी जहां पर बड़ी लड़ाई और अरे उनकी उधर कोई जनाधार नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। नहीं इधर के कोई पूरा साफ। ये तो जीत का जुलूस जैसा लग रहा है, ये तो जीत का जुलूस जैसा लग रहा है। मेरा रिलेटिव है सब, कुटुंब है। ममता बनर्जी अभी आपका ऑफिस क्रॉस करके गई थी, बड़ी मुस्कुरा रही थी। ममता बनर्जी अपना ऑफिस क्रॉस करके गई थी, अभी मुस्कुरा रही थी गाड़ी में बैठ। ममता बनर्जी डर गई है जो इस तरह से चीजें कर रहे हैं, जाके बूथ पर बैठ जाती है। हार गया। ये देखिए अंदाज, विशेष अंदाज में शुभेंदु अधिकारी जो ये कह रहे हैं कि टीएमसी पूरी तरह से साफ हो गई है नंदीग्राम में। और ममता बनर्जी के आरोपों पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, अभी सिर्फ 5 बजा है, मतदान जारी। और ऐसे में जबकि ममता बनर्जी आरोप लगाती हैं कि 80% एक बूथ पर फर्जी वोटिंग हुई है। एक बड़ी खबर इस वक्त की, महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के करीब 40,000 नए मरीज सामने आए हैं, जो कि महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है।
वहीं महाराष्ट्र में कोरोना महामारी की वजह से 227 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई 24 घंटे में। महाराष्ट्र में पिछले केवल 72 घंटों में ही कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। इस बीच सरकार ने वैक्सीनेशन पर भी अब पूरा जोर लगा दिया है। महाराष्ट्र में बेलगाम कोरोना का कहर। एक दिन में मिले करीब 40,000 नए मरीज। 72 घंटे में 1 लाख को पार कर गई नए मरीजों की संख्या। एक दिन में कोरोना से 227 लोगों की मौत। बच्चों में भी तेजी से फैलने लगा कोरोना। जो महानगर कभी सोता नहीं, जो महानगर कभी रुकता नहीं, जो महानगर कभी थमता नहीं, उसी मुंबई महानगर के दादर इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां रात की दस्तक के साथ ही सन्नाटा सा पसर गया। बेकाबू कोरोना पर लगाम लगाने के लिए नाइट कर्फ्यू लागू किए जाने का ये असर है। और नाइट कर्फ्यू की नौबत आई तो यूं ही नहीं। मार्च महीने में महाराष्ट्र में कोरोना मानो कुलाजे मारने लगा। बीते 6 दिनों की ही बात करें तो 26 मार्च को कोरोना के 35,952 नए मरीज सामने आए, जिनमें से 111 की मौत हो गई। 27 मार्च को 36,902 नए मरीज मिले और इसी दिन 112 मरीजों की मौत हो गई। इसके एक दिन बाद 28 मार्च को तो कोरोना के नए मरीजों की संख्या ने 40,000 के आंकड़े को पार कर लिया, जबकि मरने वाले भी 100 से ज्यादा थे। 29 मार्च को 31,643 नए मरीज मिले और 102 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 मार्च को नए मरीजों की संख्या घटकर 27,918 हो गई। लेकिन कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा यकायक बढ़कर 139 हो गया। महीने के आखिरी दिन 31 मार्च को कोरोना के 39,544 मरीज सामने आए और बीमारी की वजह से मरने वालों की संख्या 200 को पार कर 227 तक पहुंच गई। महाराष्ट्र में कोरोना ने भयावह रूप ले लिया है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना मरीज कितनी तेजी से बढ़े हैं, इससे बीते 72 घंटों के आंकड़ों से समझा जा सकता है। बीते 72 घंटों में महाराष्ट्र में करीब 1 लाख से ज़्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं। वहीं अब तक कुल बात करें तो अब तक 28 लाख कोरोना मरीज महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं, जबकि 54,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना ने खतरनाक रूप ले लिया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बीमारी की चपेट में आए मरीजों में से 24 लाख लोग ठीक भी हुए। इस वक्त राज्य में 3,56,243 लोग कोरोना का इलाज करा रहे हैं। नए मरीजों की रोज रोज बढ़ती संख्या की वजह से ही राज्य सरकार ने लॉकडाउन के अलावा सख्ती के सारे विकल्प आजमाने शुरू कर दिए हैं। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू तो शुरू हो ही चुका है। इसके अलावा सरकार का जोर वैक्सीनेशन पर भी है। महाराष्ट्र में बुधवार तक 60,29,649 लोगों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लग चुकी थी। अब वैक्सीनेशन के नए चरण के लिए भी पूरे राज्य में जबरदस्त तैयारियां देखने को मिल रही हैं। मुंबई में तो कई वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से ही लोगों की भीड़ लग गई। इस वक्त मौजूद हैं बीएमसी के अधिकारी, क्योंकि मैं मौजूद हूं यहां पर कोविड बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर में। सर एक बताइए किस तरह की व्यवस्था सबसे पहले की गई है, क्योंकि आज जो है 45 साल से ज़्यादा के सभी लोगों को परमिट किया गया है। क्यों नहीं, आप देख सकते हो बीकेसी का जो वैक्सीनेशन सेंटर है ऑलरेडी 1 लाख कभी का पार कर चुका है। इंडिया में पहला एक सेंटर है। जैसे ही आज फेज़ 4 जो शुरू हो रहा है 45 एंड अबव विदाउट एनी राइडर, जिसे कोमॉर्बिडिटी सर्टिफिकेट नहीं, आपने देखिए हमने बड़े बड़े 2 पैंडल बाहर वेटिंग किए, क्योंकि 45 एंड अबव कुछ 30 से 40 लाख लोग मुंबई में है। उस हिसाब से आप देखिए हमने आज 2 शिफ्ट शुरू किए महानगर पालिका के आदेश के हिसाब से। 45 साल और उससे ज्यादा उम्र को वैक्सीन के जरिए सुरक्षा कवच मिल रहा है, लेकिन चुनौतियां हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मुंबई से जुड़े नए आंकड़ों में कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। इसके मुताबिक कोरोना की चपेट में अब बच्चे और युवा भी तेजी से आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में मार्च महीने में कोरोना के 50,000 से ज्यादा मरीज सामने आए, जिनमें 11 साल से लेकर 20 साल तक के 10% बच्चे थे। इसी तरह 21 से 30 साल के बीच के 17%, 31 से 40 साल तक के 22% और 41 से 50 साल तक के 18% मरीज मिले।
इन आंकड़ों को देखने के बाद प्रशासन चेत गया है। नासिक में हर दिन जब 2000 से 3000 नए मरीज सामने आने लगे तो प्रशासन ने बाजार में घंटे भर से ज्यादा रुकने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना ठोकना शुरू कर दिया। इससे पहले नासिक में बाजार जाने के लिए 5 रुपए का टोकन दिया जा रहा था, जिसकी मियाद 1 घंटे की होती थी। इन कदमों से प्रशासन बाजार में भीड़ लगने से रोकना चाहती है। एक तरफ प्रशासन की सख्ती है तो दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही। जिस औरंगाबाद में प्रशासन लॉकडाउन की जरूरत महसूस कर रहा था, जनता के विरोध के बाद उसे वापस ले लिया गया। हैरानी की बात ये रही कि लॉकडाउन रद्द होने पर इलाके के सांसद इम्तियाज जलील पर जश्न मनाने और जुलूस निकालने का आरोप लगा। इस जुलूस में AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील खुद भी नजर आए। बीजेपी ने कोरोना के इस दौर में जुलूस निकालने और नियमों के उल्लंघन की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद देश के सबसे ज्यादा प्रभावित 10 शहरों में दिल्ली भी एक है। दिल्ली में कोरोना की चपेट में आने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और इसकी वजह से मौत का आंकड़ा भी दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद बाजारों में कोरोना के नियमों का उल्लंघन धड़ल्ले से लोग कर रहे हैं। राहत की बात यह है कि दिल्ली में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है और लोग भी इसे लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। दिल्ली में तीसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू। 45 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन। नए मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी जारी। 24 घंटे में 1819 नए मरीज और 11 की मौत। ये दिल्ली है, देश की राजधानी। वैक्सीनेशन के नए चरण के लिए पूरी तरह तैयार और इसी की झलक दिख रही है राम मनोहर लोहिया अस्पताल के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर, जहां हर तरह के इंतजाम चाक चौबंद नजर आए। 45 साल से लेकर उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन को हरी झंडी मिलने के बाद लोगों में इसे लेकर उत्साह नजर आया और सेंटर के इंतजाम से ज्यादातर लोग खुश नजर आए। बहुत अच्छी है और यहाँ के लोग सबको इतना प्यार से पेश आ रहे हैं ना, उसको देख के मेरा मन बड़ा खुश हुआ है कि कम से कम बड़े प्यार से पकड़ के ले जाते हैं, इंजेक्शन लगवा देते हैं, बिठा देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। At first I would like to congratulate the government itself और जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं और जो कंपनीज जिनने वैक्सीन बनाई है उन सब के लिए मैं रियली थैंक्स बोलूँगा। और यहाँ पे मैंने देखा सुबह आके इवन सुपरिटेंडेंट साहब वाज हियर, बाकी मिस्टर सिंह वगैरह सब थे यहाँ पे, उन्होंने पर्सनली हर चीज़ को देखा है और जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन चल रही है, जिस हिसाब से वैक्सीनेशन हुई है, सीनियर सिटीजन्स को उन्होंने सपोर्ट दिया, हम सबको सपोर्ट दिया, सो इट इज़ वेरी मच कमेंडेबल। कुछ ऐसी ही तस्वीर दूसरे सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर की दिखी। वैक्सीनेशन लेने वालों के चेहरे की खुशी से जाहिर हो रहा था कि उन पर वैक्सीन को लेकर फैलाई गई अफवाहों का कोई असर नहीं। वैक्सीनेशन पर ऐसा भरोसा कोरोना की हार की मुनादी करती है। लेकिन इस बीच दिल्ली से ही कोरोना को लेकर जैसे आंकड़े सामने आए वो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1819 नए मरीज सामने आए, जिनमें 11 की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना की वजह से अब तक 11,027 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस वक्त भी कोरोना के 8,838 मरीज हैं। ये आंकड़े डराते हैं और डराने भी चाहिए। इन आंकड़ों से लोगों को सबक लेना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है उसकी एक तस्वीर यहाँ देखिए। ये है दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी। न सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता, न चेहरे पर मास्क। कोरोना से बेपरवाह यहाँ मनमर्जी चल रही है। सरकार की चेतावनी और जागरूकता अभियान का इन पर कोई असर नहीं और अगर कोई मास्क को लेकर सवाल पूछ दे तो जवाब भी रेडीमेड है। अब मंडी के अंदर कौन रूल फॉलो कर रहा है? दुकानदारी करे, मास्क लगाए, बताओ कौन बात करेगा ग्राहकों से? बताओ। दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने बार बार कहा कि वो लॉकडाउन लगाने को तैयार नहीं। सरकार ने लोगों को किसी तरह का नुकसान ना हो, किसी की रोजी रोटी ना छिने, इसके लिए अपना रुख नरम रखा है। लेकिन लॉकडाउन की नौबत न आए, इसके लिए सरकार बार बार लोगों से कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने को भी कह रही है। लेकिन कई लोगों को न कोरोना की परवाह है और न ही सरकार की अपील का असर। इसीलिए कोरोना की चेन को तोड़ने में वैक्सीनेशन अभियान कारगर साबित हो सकता है। देश में कोरोना पर तीसरे प्रहार की शुरुआत के साथ ही साथ उन लोगों के वैक्सीन देने की मुहिम भी शुरू हो चुकी है जिनकी उम्र 45 साल या उससे ऊपर है। अनुमान के मुताबिक इस चरण में करीब 34 करोड़ लोग शामिल हैं जिन्हें वैक्सीन लगने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है और अभियान की शुरुआत की गई है।
पर अब तक की सबसे बड़ी मार। वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू। 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को सुरक्षा का घेरा। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग की बुनियाद आज तब पड़ी जब देश के कई हिस्सों में वैक्सीनेशन का तीसरा दौर पूरी तैयारी के साथ शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली, मुंबई और जयपुर तक में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। सुबह तय समय पर लोग अपने अपने इलाके के वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचते नजर आए। तीसरे चरण में 3 आधार पर वैक्सीन दी जा रही है। पहले 2 क्राइटेरिया में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन जारी है। तीसरे क्राइटेरिया में अब 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद बीमार लोगों को वैक्सीन लेने से पहले सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी नहीं होगा। इसका नतीजा दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखा, जहां बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन लेने के लिए पहुंचे। ये वो कमरा है जहां पर एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर एक मॉल को सील कर दिया गया है। आरोप कोरोना नियमों के उल्लंघन का लगा है और इसी वजह से इस पूरे मॉल को सील कर दिया गया है। फन मॉल बताया जा रहा है इसका नाम। लखनऊ में फन मॉल को सील कर दिया गया है। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के आरोप में इस मॉल को लखनऊ में सील कर दिया गया है। लगातार सरकार की ओर से यह हिदायत दी जा रही है कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए ही अपने प्रतिष्ठान लोग चलाएं। अजीत हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। अजीत, किस तरह का उल्लंघन नियमों का पाया गया कि आखिर मॉल ही सील कर दिया गया? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन लखनऊ के सबसे बड़े मॉल को महंगा पड़ गया है। लखनऊ का फन मॉल जो सबसे पॉश इलाके में है उसे सीज कर दिया गया। बार बार जिला प्रशासन और नगर निगम की नोटिस के बावजूद कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा था। लिहाजा जिलाधिकारी ने पूरे मॉल को पहले नोटिस दिया और उसके बाद भी इसका उल्लंघन किया गया, जिसके बाद पूरे फन मॉल को सीज कर दिया गया और जिलाधिकारी की तरफ से साफ कर दिया गया कोई भी प्रतिष्ठान, होटल या बड़े जो शॉपिंग मॉल है, अगर वो कोविड के नियमों का पालन नहीं करते, एपिडेमिक एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इस सबसे बड़े राजधानी लखनऊ का जो सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है उसे जिलाधिकारी ने सीज कर दिया है। प्रशांत जी, लेकिन जो सबसे अहम बात है कि लोग भी बड़ी लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सीधे क्या जिम्मेदारी तय कर दी गई है उन प्रतिष्ठानों की जो इसके व्यवस्थापक हैं कि जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी और इसीलिए भी ये मॉल सील हुआ? देखिए, बिल्कुल 1 सप्ताह पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी और बैठक के बाद प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को कहा गया था कि वो अपने अपने जिले की सीमा के अंदर आने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो या निजी प्रतिष्ठान हो, उनको नोटिस देकर उनके यहाँ कोविड के नियमों का उल्लंघन होता है तो ये जिम्मेदारी फन जो शॉपिंग मॉल है उसके मालिक की होगी, जो प्रतिष्ठान है उसके मालिक की होगी। और इसीलिए एपिडेमिक एक्ट के तहत उसके नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में फन मॉल को सीज कर दिया गया। प्रशांत, लेकिन जो सबसे खास बात है ये कि लखनऊ में एक मॉल ही सील कर दिया गया है कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में, इसलिए एहतियात बरतना बेहद जरूरी।